हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, बायोलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग भी पहले ध्यान से थ्योरी पढ़ें और लास्ट में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रजनन तंत्र कहते किसे हैं। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने सदस्य नए जीव का प्रतिरूप निर्मित करता है। जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। और अंगों का वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें प्रजनन तंत्र कहते हैं। और प्रजनन से ही नई जातियों का विकास संभव हो पाता है। मानव जरायुज होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो अपने जैसा प्रतिरूप तैयार करना, उद्विकास में नए नए जातियों का विकास संभव हो पाना, यही प्रजनन तंत्र का उद्देश्य होता है। तो अभी हमने बात की कि मानव जरायुज होते हैं, अर्थात यह सीधे शिशु को जन्म देते हैं। जरायुज मतलब विविपेरस होते हैं और ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं, क्योंकि जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं विविपेरस और एक होते हैं ओविपेरस। तो ये विविपेरस जीव क्या होते हैं? जो जंतु अंडे न देकर के सीधे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज या फिर विविपेरस कहते हैं। ठीक है, जो जंतु अंडे न देकर के सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। और ओविपेरस क्या होते हैं? तो जो जंतु पहले अंडे देते हैं और फिर बाद में अंडे से बच्चे निकलते हैं उन्हें अंडयुज या फिर ओविपेरस कहते हैं। याद करना बहुत ही आसान है। ओविपेरस ओ से शुरू होता है और अगर ओ शेप की बात करें कि ओ का शेप कैसा है, तो अंडे जैसा शेप होता है और ओ से हो गया ओविपेरस। तो ओविपेरस जीव कैसे होते हैं? जो पहले अंडे देते हैं और अंडे से फिर बाद में बच्चे निकलते हैं। तो ये दोनों आप याद रखें, जरायुज और अंडयुज। जरायुज जो जंतु अंडे न देकर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं और अंडयुज जो जंतु पहले अंडे देते हैं और फिर अंडे से बाद में बच्चे निकलते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन के प्रकार। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। दो प्रकार के प्रजनन होते हैं। तो अलैंगिक जनन कौन से होते हैं और लैंगिक जनन कौन से होते हैं, इन्हें देखते हैं। अलैंगिक जनन प्रजनन जो होता है इसमें जीव अकेला ही वंश वृद्धि करता है और लैंगिक जनन इसमें दो जनक की भूमिका होती है। अलैंगिक जनन इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है और लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया भी होती है और निषेचन क्रिया के बाद ही जीव का बनना आरंभ होता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और लैंगिक जनन में युग्मकों यानी अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है। और अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं, उदाहरण के लिए जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, अमीबा है आदि हैं। ये सब अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम मनुष्यों में प्रजनन देखते हैं। आगे है युग्मनज, युग्मक और निषेचन। क्या है ये सब, इसे देख लेते हैं। पहले हम इसे एक डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं और उसके बाद फिर डिटेल में बढ़ते हैं। तो देखिए, मेल में स्पर्म यानी शुक्राणु की उत्पत्ति होती है और फीमेल में ओवम यानी अंडाणु की उत्पत्ति होती है। और स्पर्म और ओवम को गैमेट यानी युग्मक कहा जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गैमेट या युग्मक किसे कहते हैं, तो स्पर्म और ओवम को ही गैमेट या युग्मक कहा जाता है। और मेल का युग्मक गैमेट क्या है? तो स्पर्म है और फीमेल का क्या है? तो ओवम है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, तो इसे फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और जब मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं और यही जायगोट आगे भ्रूण बनता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि मेल में स्पर्म यानी शुक्राणु की उत्पत्ति होती है और फीमेल में ओवम यानी अंडाणु की उत्पत्ति होती है। और स्पर्म और ओवम को गैमेट यानी युग्मक कहा जाता है। और मेल का युग्मक क्या है? गैमेट। तो स्पर्म है और फीमेल का क्या है? तो ओवम है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, तो इसे फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और जब मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं और यही जायगोट आगे भ्रूण बनता है। और मेल के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है जिसे शुक्राणु या स्पर्म कहा जाता है और फीमेल के द्वारा मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है जिसे अंडाणु या ओवम कहा जाता है। तो जो शिशु होता है, जो सबसे पहले जायगोट होता है और जायगोट से भ्रूण बनता है और फिर डेवलप होकर के फीटस बनता है
और फिर डेवलप होकर के शिशु बनता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि पहले जायगोट का निर्माण हो रहा है और जायगोट से ही भ्रूण बनता है और भ्रूण का जब विकास होता है तो फीटस बनता है और फीटस के विकास होने से शिशु का निर्माण होता है, शिशु बनता है। तो अब आगे चलते हैं। आगे है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? इसे हिंदी में यौनारंभ कहते हैं। यौना आरंभ, इसी एज में मानव प्रजनन के काबिल होता है, इसे ही प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे के प्रजननीय अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और वह प्रजनन के काबिल हो जाता है। मानव में यौनारंभ यानी प्यूबर्टी शारीरिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कालक्रम में बच्चे से बढ़कर प्रजनन में समर्थ जवान बन जाता है और प्यूबर्टी की शुरुआत हार्मोन के बनने से होती है। तो फीमेल में प्यूबर्टी की एज क्या है और मेल में प्यूबर्टी की एज क्या है? तो फीमेल में प्यूबर्टी की एज है 10 से 13 साल और मेल में प्यूबर्टी की एज है 12 से 14 साल तक। तो इस एज में मेल हो या फीमेल हो दोनों प्रजनन के काबिल हो जाते हैं और इसे ही प्यूबर्टी कहा जाता है। तो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंग देख लेते हैं। पहले डायग्राम में देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले है वृषण। वृषण जिसे टेस्टिस कहते हैं और मेल में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं यानी 2 वृषण पाए जाते हैं और वृषण मेल का प्राथमिक प्रजनन अंग है। तो जो वृषण है यही से स्पर्म बनता है यानी शुक्राणु बनता है और ये वृषण एक थैली से ढका रहता है और जिस थैली से ये ढका रहता है उसे स्क्रोटम कहते हैं और हिंदी में उसे वृषण कोश कहते हैं। तो वृषण वृषण कोश से ढका रहता है और वृषण में शुक्राणु बनते हैं और उसके बाद ये शुक्राणु मैच्योर होने के लिए एपिडिडर्मिस में जाते हैं अर्थात अधिवृषण में जाते हैं। तो शुक्राणु बनते तो वृषण में है लेकिन मैच्योर कहाँ होते हैं? तो अधिवृषण में मैच्योर होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना पीछे, यही है अधिवृषण। और इसके बाद जो ये नली दिख रही है इसे कहते हैं शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस कहते हैं इसे। तो शुक्राणु शुक्रवाहिका के माध्यम से शुक्राशय में जाते हैं और यहाँ ग्रंथियों द्वारा रस का स्राव होता है। इसके बाद ये शुक्राणु वीर्य बन जाता है और उसके बाद अलग अलग ग्रंथियाँ यानी अलग अलग ग्लैंड्स पाई जाती हैं जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है और काउपर्स ग्लैंड है। यहाँ से भी अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता रहता है जिसके बाद सीमेन मूत्र मार्ग के रास्ते से बाहर निकल जाता है। मूत्र मार्ग के रास्ते से ही यूरिन भी बाहर निकलती है। तो यूरेथ्रा के रास्ते से स्पर्म और यूरिन दोनों ही बाहर आते हैं। तो डायग्राम में हमने समझ लिया है, अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है वृषण। वृषण के बारे में जानते हैं यानी टेस्टिस। संख्या इनकी कितनी है? तो एक जोड़ी होती है और आकार की बात करें तो अंडाकार होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है और कार्य क्या है? स्पर्म का निर्माण करना तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना इनका कार्य होता है। और टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है जिसे वृषण कोश कहते हैं और वृषण के अंदर स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है। अर्थात स्पर्म का जो निर्माण होता है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, इससे अधिक या कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। तो हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है बट स्पर्म का निर्माण तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है यानी इन्हें हमारे शरीर से कम टेम्परेचर चाहिए। इनके निर्माण के लिए हमारे शरीर से कम टेम्परेचर चाहिए और यही कारण है कि वृषण मेल बॉडी से बाहर की तरफ होते हैं क्योंकि स्पर्म बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए इनको और इसी वजह से वृषण मेल बॉडी से बाहर की तरफ रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वृषण कोश। हमने देखा अभी कि वृषण के बाहर जो थैली होती है उसे वृषण कोश कहते हैं और इसका कार्य क्या है? तो टेस्टिस को ढकना और टेस्टिस के टेम्परेचर को नियंत्रित करना ताकि स्पर्म बन सके। वृषण कोश की मदद से वृषण के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। वृषण कोश तापमान को नियंत्रित करने के लिए सर्दियों के मौसम में सिकुड़ कर छोटा हो जाता है जिससे कि वृषण शरीर के पास आ जाता है। तो वृषण कोश की मदद से ही टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है और कैसे ये कार्य करता है? तो जैसे सर्दियों के मौसम में जो बाहर का टेम्परेचर होता है कम होता है लेकिन बॉडी टेम्परेचर अधिक होता है तो वृषण कोश क्या करेगा कि सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा जिससे कि जो टेस्टिस है शरीर के पास आ जाते हैं और शरीर का टेम्परेचर उनको मिलने लगता है। और गर्मी के मौसम में स्क्रोटम प्रसार होने के कारण टेस्टिस शरीर से दूर चला जाता है और इस प्रकार तापमान को नियंत्रित करता है। तो वृषण कोश का कार्य है वृषण के तापमान को नियंत्रित करना। इसके बाद जो आगे है वो है शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका जिसे इंग्लिश में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं
अगर वृषण की आंतरिक संरचना देखें तो ऐसी संरचना दिखेगी आपको, ये जो दिख रही है वृषण की आंतरिक संरचना ऐसी ही होती है। और टेस्टिस आंतरिक रूप से कई खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक लोब्स में पतली नली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो वृषण के अंदर पतली नलीनुमा संरचना जो होती है इसे ही शुक्रजनक नलिका कहते हैं। और शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। हमने पढ़ा है कि टेस्टिस के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। और टेस्टिस के अंदर भी कहाँ पर होता है, तो टेस्टिस के अंदर शुक्रजनक नलिका पाई जाती है और इसी नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा स्पर्म का और मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण किया जाता है और इसलिए सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स को टेस्टिस की इकाई कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अधिवृषण। अधिवृषण सभी सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में मिलकर वृषण के बाहर एक घुमावदार गांठनुमा संरचना बना लेते हैं। इसी को अधिवृषण कहते हैं और इसका कार्य होता है शुक्राणुओं को परिपक्व करना यानी मैच्योर करना। तो जो आप शुक्रजनक नलिका देख रहे हैं इसी के पीछे ये जो घुमावदार गांठनुमा संरचना होती है ना, इसे ही अधिवृषण कहा जाता है। शुक्राणु बनने के बाद इसी अधिवृषण में आ जाते हैं और अधिवृषण में ही शुक्राणु मैच्योर हो जाते हैं। तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है और अधिवृषण में ये मैच्योर होते हैं। इसके बाद अगला पार्ट है शुक्रवाहिका वास डिफरेंस। जो शुक्राणुओं का वहन करती है उसी को कहते हैं शुक्रवाहिका। नाम से ही इसका काम पता चल रहा है कि शुक्रवाहिका यानी शुक्राणुओं का वहन करना। ऐसी वाहिका जो शुक्राणुओं का वहन करती है और उसी को शुक्रवाहिनी कहते हैं। यह शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती है। तो जो ये नली दिख रही है ना, यही है शुक्रवाहिका। ये जो नली दिख रही है इसे कहते हैं शुक्रवाहिका और इसका कार्य है शुक्राणुओं को अधिवृषण से ले जाकर के शुक्राशय में पहुंचाना। ठीक है, इसका कार्य क्या है, शुक्राणुओं को अधिवृषण से जहाँ ये मैच्योर हो रहे हैं यहाँ से ले जाकर के शुक्राशय तक पहुँचाना इसका कार्य होता है। और उसके बाद अगला पार्ट है शुक्राशय। शुक्राशय शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना जिसे शुक्राशय कहते हैं में खुलती है। शुक्राशय मूत्राशय के नीचे स्थित होता है और इसमें स्थित ग्रंथियों से तरल पदार्थ का निर्माण फ्रक्टोज के मिलने से वीर्य का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्राशय कहाँ स्थित होता है, तो याद रखें ये ब्लेडर के नीचे स्थित होता है। ठीक है ना, शुक्राशय कहाँ स्थित होता है, तो मूत्राशय के नीचे स्थित होता है शुक्राशय। और इसमें जो स्थित ग्रंथियां होती हैं ना, ग्रंथियों से तरल पदार्थ का निर्माण एवं फ्रक्टोज के मिलने से वीर्य का निर्माण होता है। तो जो शुक्राणु यहाँ आए हैं वो यहाँ आकर वीर्य बन जाते हैं। यहाँ इसमें कई तरह के तरल पदार्थ मिक्स हो जाते हैं और उसके पश्चात शुक्राणु वीर्य बन जाते हैं। अब कुछ ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं, कुछ ग्रंथियों के बारे में। पहली है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह ग्रंथि वीर्य के भाग का 20% निर्माण करती है। इसका कार्य शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्य क्या है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य है। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है काउपर ग्लैंड। इसका नाम काउपर्स इसलिए है क्योंकि इस ग्लैंड का पता काउपर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम काउपर ग्लैंड है। यह वीर्य स्खलन के पहले क्षारीय यानी एल्कलाइन चिकना म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित करता है, जिससे मूत्र मार्ग चिकना हो जाता है और मूत्र मार्ग में पेशाब की बची बूंदों की वजह से जो अम्लता होती है उसको भी प्रभावहीन कर देता है, जिससे शुक्राणुओं को नुकसान न पहुँचे। इसके बाद अगला पार्ट है यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा के माध्यम से ही यूरिन और वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। उसके बाद अगला पार्ट है पेनिस यानी शिश्न। नर का बाह्य जननांग होता है यह, जो शुक्राणुओं को मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का कार्य करता है और मूत्र त्याग का कार्य भी यही करता है। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वृषण सबसे पहले है वृषण। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और वृषण के अंदर है शुक्रजनक नलिका, जहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है तो वृषण में होता है, और अगर वृषण के अंदर के पार्ट में भी पूछा जाता है कहाँ, तो वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और इसके बाद शुक्राणु वृषण के पीछे जो गांठनुमा संरचना होती है ये अधिवृषण है। इसी में शुक्राणु मैच्योर होने के लिए चले जाते हैं, अधिवृषण में आ जाते हैं। और उसके बाद इस नली के माध्यम से, इस नली को कहते हैं शुक्रवाहिका, और इस नली के माध्यम से शुक्राणु यहाँ से शुक्राशय तक जाते हैं। तो शुक्राणुओं का निर्माण तो वृषण में हो रहा है, लेकिन ये मैच्योर होने के लिए अधिवृषण में जाते हैं।
और अधिवृषण से शुक्रवाहिका के माध्यम से ये शुक्राशय तक जाते हैं और शुक्राशय मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। यहीं ग्रंथियों से तरल पदार्थ निकलता है और शुक्राणुओं में मिल जाता है, जिससे वीर्य बन जाता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड इन्हें पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है और फिर काउपर ग्लैंड यहीं से एल्कलाइन नेचर का एक ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित होता है, जो मूत्र मार्ग एसिडिक होता है ना, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि स्पर्म को कोई नुकसान न पहुंचे। और फिर स्पर्म यूरेथ्रा के रास्ते से बाहर निकल जाता है। और इस पेनिस का कार्य क्या है, तो शुक्राणुओं को फीमेल के शरीर में स्थानांतरित करना इसका कार्य है। तो यहाँ हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। अब आगे है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, इसके बारे में जानते हैं। यह मेल सेक्स हार्मोन है। पुरुषों के यौवन और उनके विकास के लिए टेस्टोस्टेरॉन ही जिम्मेदार होता है। टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर को भी निर्धारित करने का कार्य करता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारी होना। ये सब किसके कारण होता है, तो ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के कारण होता है। और इस हार्मोन से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसे आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। इसके बाद आगे है पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वीर्य में मौजूद शुक्राणु महिला को गर्भ धारण करने वाली एक सेल्स होती है। यदि इस शुक्राणु को महिला के अंडे तक पहुंचने से रोक दिया जाए तो महिला के गर्भधारण को रोका जा सकता है। और इस प्रक्रिया को एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे नसबंदी कहते हैं। इसमें स्पर्म को वीर्य का भाग बनने से रोक दिया जाता है। तो जो स्पर्म है, हमने पढ़ा था कि शुक्राशय में जब शुक्राणु पहुंचते हैं तो कई तरल पदार्थ मिलकर के वीर्य का निर्माण होता है। तो नसबंदी में स्पर्म को वीर्य का भाग बनने से कैसे रोकते हैं, तो शुक्रवाहक नलिका जो होती है शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाती है ना। शुक्रवाहक नलिका क्या करती है, शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है और इसी के बाद वीर्य बनता है। तो नसबंदी में इसी नलिका को काट दिया जाता है और इस क्रिया से पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका अवरुद्ध कर दी जाती है, जिससे कि शुक्राणु वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच सके। और इस पूरी प्रक्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। महिला नसबंदी के बारे में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले पार्ट में पढ़ेंगे। आज हमने पुरुष नसबंदी के बारे में पढ़ लिया है और इसी के साथ हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें शिश्र है, वृषण है, शुक्रवाहिनी है, लेकिन ग्रीवा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीवा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं और महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं। तो दो युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। अगला क्वेश्चन है, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान कीजिए जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। फिर अगला क्वेश्चन है, पुरुष प्रजनन अंग का कौन सा भाग शुक्राणु पैदा करता है। तो पुरुष प्रजनन अंग का कौन सा भाग है जो शुक्राणु पैदा करता है, यानी शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो हमने पढ़ा है शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण। अगला क्वेश्चन है, पुरुष प्रजनन प्रणाली में वृषण थैली के बाहर स्थित होते हैं। वृषण थैली के बाहर क्या स्थित होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण कोश कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की युग्मक कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वह क्या बनाती हैं। तो वह बनाती हैं जायगोट, हिंदी में जिसे युग्मनज कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सहायक जनन ग्रंथि केवल नर स्तनधारी में पाई जाती है। तो कौन सी सहायक जनन ग्रंथि है जो केवल नर स्तनधारी में पाई जाती है। तो वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोस्टेट। अगला क्वेश्चन है, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले बदलाव का कारण क्या बनता है। तो इसका कारण क्या बनता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अब है आज का लास्ट क्वेश्चन, उस वाहिनी का नाम बताएं जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो वो है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नली शुक्राणुओं को शरीर में ले जाती है। हमने बात की थी शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है और मैच्योर होने के लिए अधिवृषण में जाते हैं
और उसके पश्चात अधिवृषण से ये शुक्रवाहिका नली के माध्यम से शुक्राशय तक जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।